हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के बारे में डिटेल में। तो इस अधिनियम के बारे में गहराई से जानने के पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो भारत में 1600 ईस्वी से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन चल रहा था और पहली बार 1773 में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में हस्तक्षेप किया गया था। और हम जानते हैं कि 1861 के अधिनियम के पहले और भी काफ़ी सारे अधिनियम और कानून बनाए गए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था और 1813 का एक्ट था भारत सरकार अधिनियम, 1833, 1853 और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो इन सब अधिनियमों का संयुक्त रूप से 1861 के अधिनियम पर प्रभाव पड़ा था। तो इस अधिनियम के क्या मुख्य प्रावधान थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि 1857 में क्या हुई थी, भारत में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त करके भारत में ब्रिटिश ताज या क्राउन का शासन शुरू किया गया था। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज को सत्ता हस्तांतरित हुई तो ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि अब से पहले जो सिस्टम चला आ रहा था उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो भारत में जो शासन प्रणाली थी उसको और बेहतर बनाने के लिए अब हमें नए ढंग से कार्य करना होगा, ऐसा ब्रिटिश सरकार को लगा। तो इसी कड़ी में उन्होंने 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, फिर 1892 और 1909। तो ये 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट समय समय पर पारित किए गए ताकि भारत में जो ब्रिटिश शासन प्रणाली है वो अच्छे ढंग से चलाई जा सके। तो अब हम देखेंगे इसके मुख्य प्रावधानों के बारे में और थोड़ा सा हम 1858 के अधिनियम के बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो 1858 का अधिनियम था उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो एक नया पद बनाया गया था इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो ये ब्रिटेन में रहकर ही भारत का शासन चलाने वाला था और गवर्नर जनरल का जो पद नाम था उसका नाम कर दिया था वायसराय। ठीक है, इसे भारत में बैठकर भारत का शासन चलाना था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और ये इंग्लैंड में बैठकर ही भारत का शासन चलाने वाला था। गवर्नर जनरल भारत में बैठ करके भारत की शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाला था। और इस अधिनियम में हमने पढ़ा था कि जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पद थे उनको समाप्त कर दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट था इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो जो अब चेंजेस किए गए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस अधिनियम के पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, हमने पढ़ा कि जो वायसराय था, भारत का वायसराय था, उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी हेल्प के लिए एक 15 मेंबर्स की काउंसिल थी और वायसराय या गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक 4 मेंबर्स की क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो इस काउंसिल में अब क्या किया गया, अभी तक ये केवल सलाहकार की तरह ही काम कर रही थी। ये केवल गवर्नर जनरल या वायसराय को ये परिषद क्या कर रही थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या कर रही थी, केवल सलाह दे रही थी। लेकिन अब इस परिषद के जो सदस्य थे उनको अलग अलग विभाग सौंपे गए। गृह विभाग, सैन्य विभाग, कानून, राजस्व और वित्त विभाग सौंपे गए। अभी तक इसमें कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे और अब 1861 में इसमें 5वां मेंबर जोड़ा गया और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए इसमें 1874 में 6ठा मेंबर भी जोड़ा गया। तो इस पॉइंट को एक बार हम फिर से क्लियर कर लें कि जो वायसराय या गवर्नर जनरल था
तो ये वायसराय या गवर्नर जनरल था। इसकी हेल्प के लिए 4 सदस्यों की 4 मेंबर्स की क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। और अभी तक ये केवल सलाहकार का ही कार्य कर रही थी, लेकिन अब इसे क्या सौंपा गया, अलग अलग इनके जो इसके सदस्य थे उनको अलग अलग विभाग सौंपे गए। कौन कौन से विभाग सौंपे गए, गृह, सेना, कानून, राजस्व और वित्त। पहले जो 4 मेंबर्स थे वो अब 5 हो गए और 1874 में ये सदस्य 6 हो गए। तो इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया, इस व्यवस्था को पोर्टफोलियो सिस्टम का नाम दिया गया। और ये प्रणाली किसने शुरू की, लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की, जो उस समय गवर्नर जनरल और वाइसराय थे। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके हर मेंबर को अब एक एक विभाग सौंप दिया गया। तो इस विभाग के सौंपने के सिस्टम को क्या कहा गया, पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया। जैसे एक एक मंत्री के पास अब एक एक मंत्रालय दिया गया है, इसी प्रकार से उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हर एक मेंबर को एक विभाग दे दिया गया। तो इसे क्या कहा गया, पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया। इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग का पोर्टफोलियो सौंपा गया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की अगर हमसे पूछा जाए किस अधिनियम द्वारा शुरुआत हुई, 1861 के अधिनियम के द्वारा। तो विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसका विस्तार किया गया। तो अब से पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी विधायी उद्देश्यों के लिए, कानून निर्माण के लिए किस प्रकार से गठित थी, इसमें कौन कौन शामिल थे। एक तो ये गवर्नर जनरल ही शामिल था, एक मेंबर, और इसमें 4 सदस्य थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और एक मेंबर था इसमें कमांडर इन चीफ, कमांडर था, और 6 इसमें थे विधान पार्षद या लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे 6। तो इस प्रकार से ये जो 12 लोग थे, ये लोग मिलकर के उस समय विधायी कार्यों को कर रहे थे। तो अब 1861 के अधिनियम में क्या किया गया, इसमें जो 6 विधान पार्षद रखे हुए थे, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स रखे हुए थे, इनके पद को 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को समाप्त कर दिया गया। 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स की जगह किसने ले ली, अतिरिक्त सदस्यों ने। इसमें 6 से 12 अब अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान किया गया। 6 जो विधान पार्षद या लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे, उनकी जगह पर 6 कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान किया गया। और ये सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होने थे। तो इन 6 से 12 सदस्यों में से भी कुछ क्या होने, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसमें 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसमें जो 6 विधान पार्षद थे उनको समाप्त करके, तो इनमें से कुछ क्या होने थे, स्थायी, और कुछ अस्थायी होने थे। और इनकी नियुक्ति कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल इनकी नियुक्ति कर रहा था। ठीक है, और 2 वर्ष की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया। और इनमें से कम आधे सदस्य क्या होने चाहिए थे, गैर सरकारी, यानी कि वो ब्रिटिश या भारतीय होने चाहिए थे। और एक और इसमें मुख्य प्रावधान क्या था कि जो 6 हमने रखे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, जिनको पोर्टफोलियोज दिए गए थे अलग अलग, उसमें कोई भी इंडियन नहीं हो सकता था। जो पोर्टफोलियो दिए गए थे 6 पोर्टफोलियो, जो मुख्य कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भूमिका निभा रही थी, उनमें भारतीयों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य थे, इनमें भारतीयों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। तो इसमें अतिरिक्त सदस्यों में उस समय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया था, नॉमिनेट किया था उन्होंने। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में किन 3 भारतीयों को नामित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। तो इन 3 भारतीयों को जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान किया गया था, उनमें इनको नॉमिनेट किया गया था। और क्या प्रावधान था इंडियन काउंसिल्स एक्ट का, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व
या ऋण, सैन्य, धर्म या विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता था। यानी कि गवर्नर जनरल था, उसको काफ़ी महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई थी। रिवेन्यू से रिलेटेड, मिलिट्री, रिलीजन या फॉरेन अफेयर्स से संबंधित कोई भी बिल गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं हो सकता था। तो सार्वजनिक, राजस्व, ऋण, सैन्य, धर्म या विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं कर सकता था। इसको काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया। ये जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है वो इसके ज्यूरिसडिक्शन में रखे गए कि जब तक वो सहमति नहीं देगा, इन मुद्दों से, इन मामलों से संबंधित विधेयक पारित नहीं होगा। और वायसराय के पास परिषद को भी रद्द करने की शक्ति थी। जो 6 पोर्टफोलियो मेंबर्स हमने डिस्कस किए और 6 से 12 जो अतिरिक्त सदस्य, एडिशनल मेंबर्स को हमने डिस्कस किया, इनको मिलाकर के जो परिषद बनती थी, वायसराय क्या कर सकता था, वायसराय या गवर्नर जनरल इसको भंग कर सकता था, रद्द कर सकता था। और गवर्नर जनरल के पास आपात स्थिति के दौरान, यानी कि एमरजेंसी में, वो अध्यादेश भी जारी कर सकता था। इसको ऑर्डिनेंस जारी करने की, आपात स्थिति में परिषद की सलाह के बिना अपनी मर्जी से कार्य करने की शक्ति दी गई थी। और राज्य सचिव की भी शक्ति को बढ़ाया गया। जो राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो भी क्या कर सकता था, इस अधिनियम को, जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को वो भंग कर सकता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सबसे ज़्यादा पावरफुल इस अधिनियम के द्वारा बनाया गया। और इस अधिनियम में क्या चेंज लाया गया, इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थे, उनकी जो काउंसिल थी, गवर्नर इन काउंसिल थी, उनकी विधायी शक्तियां उनको वापस लौटाई, बहाल की, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा उनसे छीन ली गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट में जहां कानून बनाने की प्रक्रिया का केंद्रीयकरण किया गया था, वहीं अब विकेंद्रीयकरण किया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को फिर से पावरफुल बनाया गया। इनकी शक्तियां इनको वापस दे दी गई और इनको अपनी प्रेसिडेंसी के लिए फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके साथ ही कुछ अन्य भी प्रांतीय विधायिकाएं बनाई गई, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, पंजाब है, बंगाल है, यहाँ पर भी क्या किया गया, प्रांतीय विधायिकाएं बनाई गई। और क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा, जो कलकत्ता की विधान परिषद है उसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। उसके पास क्या था, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून पारित करने की शक्ति थी। तो इसको, जो भी ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र थे, उन सब के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। और बाकी के जो प्रांत थे उनका भी हमने डिस्कस किया ये, उनमें भी जो विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया था। और विधायी उद्देश्यों के लिए नए प्रांत भी बनाए जा सकते थे और उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जा सकते थे। 1862 में बंगाल में, अन्य प्रांतों में 1886 में, ये अभी हमने इन तीनों के नाम डिस्कस किए हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल, और 1897 में पंजाब और बर्मा में विधान परिषदों का गठन किया गया था। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी शक्तियां लौटाने के साथ साथ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब और बर्मा में नई विधान परिषदों का गठन किया गया। तो अब हम देखेंगे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम का आकलन या मूल्यांकन कि ये किस हद तक सफल था। तो इसमें जो विधान परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसकी भूमिका क्या थी, सीमित थी और यह सलाहकार ही थी अभी तक, और वित्त पर इसे चर्चा की कोई अनुमति नहीं थी। फाइनेंशियल मैटर्स पर ये कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकती थी। और इसमें भले ही भारतीयों को नामांकित, नॉमिनेट किया गया था, अभी हमने पढ़ा कि जो 3 भारतीय थे उनको इसमें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भारतीयों को इसमें शामिल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, किसी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं थी। और इसने बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को, ये अच्छा कार्य किया गया इसमें, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति प्रदान करने के साथ ही प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया और गवर्नर जनरल को दी गई अध्यादेश की शक्ति ने उसे पूर्ण शक्तियां प्रदान की। यानी कि
उसको एकदम एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थापित किया। इस 1861 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल या वायसराय को एक शक्तिशाली पद के रूप में पहचान दी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हो चुका है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स थे उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद।